के साथ में 2 तरह के प्लैनेट्स हमारे पास में आ गए यहाँ पे, जो एक स्लो मूव करते हैं और एक फास्टली मूव करते हैं। ये 2 तरह के प्लैनेट्स हमारे पास में हैं। फास्ट मूवमेंट में हमारे पास में जो आएँगे, वो है सन और मून। सन जो है वो करीब-करीब 1 महीना एक राशि में रहता है और चंद्रमा जो है करीब-करीब ढाई दिन जो है वो एक राशि में रहता है। होगी, ये देखने के लिए आप ये चेक कर सकते हैं गुरु की गोचर को। क्योंकि गुरु हमने कहा ना कि एक राशि में 1 साल तक रहता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर गुरु को देख 7 पे रहेगा और 11 पे रहेगा। तो सेकंड हाउस का जो उपनक्षत्र है, वो है राहु। 7th हाउस का जो उपनक्षत्र है, वो है शुक्र। और अगर हम आगे चलें तो 5th अभी तक यहाँ पर जो है गुरु ये सैटर्न में ही रहने वाला है काफ़ी टाइम तक। तो जब तक ये सैटर्न में रहेगा, आई बिलीव कि ये सितंबर तक वहीं रहेगा, तो हम उसको वैसे भी अवॉइड करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने विवाह के कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की थी कि विवाह के लिए, डाइवोर्स के लिए, लेट मैरिज के लिए, नो मैरिज के लिए क्या-क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं और एक चार्ट को हमने लगाकर भी चेक किया था कि हम दशा भुक्ति अंतरा को कैसे फिक्स करें, इवेंट की टाइमिंग कैसे करें। उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं एक चार्ट आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। काफ़ी सालों पहले मेरे पास में ये चार्ट आया था और ये मैरिज को लेकर ही था कि इसकी शादी कब होगी। तो जिसका ये चार्ट है, एक लड़की है और काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने इनको बोला है कि आपकी 3 महीने में, 4 महीने में शादी हो जाएगी और काफ़ी सालों से बोलते आए हैं और मैंने भी कुछ प्रेडिक्शंस अपनी उस समय दी थी। उसके हिसाब से हम लोग उसको आज वापस री-एनालाइज़ करेंगे कि कैसे हम लोग दशा-भुक्ति अंतरा को फिक्स करें, नंबर 1 और जो तक अब तक हम लोगों ने सीखा है, उसको यहाँ कैसे अप्लाई करें। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पे बने रहिएगा और देखिएगा कि किस तरह से मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको भी उससे कुछ सीखने को मिले। चार्ट को एनालाइज़ करने से पहले मैं आप लोगों को गोचर के बारे में भी थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि हमको ये बताएगा कि गोचर है क्या? और गोचर किस तरह से हमारे एनालिसिस में काम आ सकता है, ये भी हमको सीखना ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी की किसी भी विद्या के अंदर जब हम किसी इवेंट के लिए एक हॉरोस्कोप को देखते हैं कि इस जातक के जीवन में ये इवेंट होगा या नहीं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो इवेंट उस हॉरोस्कोप में प्रॉमिस्ड है या नहीं। अगर वो प्रॉमिस्ड है तो हम लोग बीबीए को फिक्स करते हैं, दशा, भुक्ति और अंतरा को फिक्स करते हैं, यानी हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए जाते हैं। सिंपल स्टेप्स हैं, ये प्रोसीजर सभी ब्रांचेज़ में यूज़ होते हैं। चाहे आप नाड़ी पे जाइए, चाहे आप ट्रेडिशनल में जाइए, केपी में जाइए, कस्पल इंटरलिंक में जाइए या और किसी भी विद्या के अंदर आप जाइए, यही तरीका लगेगा। एक और इसमें इम्पोर्टेंट रोल एक टेक्निक रोल प्ले करती है, उसका नाम है गोचर, ट्रांज़िट भी जिसको बोला जाता है। उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर हम लोग थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। कहीं पर ट्रांज़िट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, कहीं पर इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। वो उनका अपना अलग-अलग एक तरीका है ट्रांज़िट को देखने का। केपी में ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई इवेंट होगा, वह एक दशा की यानी कि डीबीए के कॉन्जंक्ट पीरियड में होगा और वहाँ पर गोचर को भी एग्री करना चाहिए। लेकिन अ, गोचर के ऊपर हमको बहुत सारे ऐसे लिटरेचर नहीं मिलते केपी के अंदर। तो केपी के 5th रीडर के अंदर ट्रांज़िट के ऊपर पूरा उन्होंने लिखा है, लेकिन वहाँ पर भी इतना खुलकर ट्रांज़िट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो किस तरह से ट्रांज़िट को लें और कैसे उसका यूज़ करें, इसके लिए हमारे पास में कुछ रूल्स हैं, लेकिन यूनानिमस रूल्स हमारे पास में नहीं हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कुछ उन रूल्स के बारे में, जो मेरे लिए वर्क करते हैं। कुछ केपी के रूल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कुछ और भी गोचर के रूल्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जो मेरे लिए वर्क कर रहे हैं। मैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाकर जो रूल्स आप चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और जो जनरली मेरे लिए वर्क किए किए हैं, मैं उनकी ही बात करूँगा। और अगर आपको ठीक लगे तो आप उन रूल्स को यूज़ ले सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स लगे उस रूल्स के अंदर तो आप मुझे बताइए, उसको और रिफ़ाइन करेंगे और मेरे लिए भी ये एक लर्निंग रहेगी कि यहाँ पर ये रूल वर्क नहीं किया, तो क्या रीज़न उसका होगा। एपी में गोचर को किस तरह से हम लोगों को यूज़ लेना है, उसमें जाने से पहले हम बिल्कुल लेमैन के टर्म में, एक बिल्कुल बिगिनर की तरह हम लोग समझें पहले कि गोचर है क्या और कैसे वो वर्क करता है। गोचर का मतलब यहाँ पर जब हम कहते हैं गोचर, तो गोचर का मतलब हमारा होता है प्लैनेट्स के मूवमेंट से।
जो हमारा ज़ोडिएक है, हमने बात करी थी पहले कि ज़ोडिएक जो हमारा है, वो 360 डिग्री का है और उस ज़ोडिएक के अंदर हमारी 12 साइन हैं और जो 9 प्लैनेट्स हैं, वो इसी ज़ोडिएक के अंदर मूव करते हैं। और प्लैनेट्स जो हैं, वो एवर मूविंग है, मतलब वो नित्य गतिमान है, वो कुछ न कुछ गति रोज़ की करते हैं, उनकी कुछ दैनिक गति है। कुछ स्लो मूव करते हैं, कुछ फास्ट मूव करते हैं, लेकिन वो मूव कर रहे हैं। तो जिस समय किसी भी जातक का मानिए जन्म होता है, लेट्स से कि 15th सितंबर और 1989 को किसी का बर्थ हुआ किसी लोकेशन पे, उस समय आपने उसका एक हॉरोस्कोप कास्ट किया होगा, तो वो उस समय का एक पिक्चर था प्लैनेटरी पोजीशन का, जो ज़ोडिएक में उस समय था। अब मानिए कि बंदा आपके पास कंसल्टेशन के लिए आता है और वो 2021 को आपके पास में कंसल्टेशन के लिए आता है। तो जिस समय वो कंसल्टेशन के लिए आया, उस समय तक प्लैनेट की पोजीशन काफ़ी कुछ बदल चुकी होगी उस लोकेशन के लिए, जिस लोकेशन पे आप बैठे हैं कंसल्टेशन के लिए। चाहे आप एक ही शहर में हो, उसी शहर में वो कंसल्टेशन लेने के लिए आपके पास में आया हो, प्लैनेट की पोजीशन वहाँ पे बदल गई होगी। तो ये जो बदलना है, ये प्लैनेट्स के मूवमेंट के कारण है और इसी मूवमेंट को हम लोगों ने ट्रांजिट बोला है या गोचर बोला है। तो हमने एक चीज़ देखी कि हमारे पास में जो ये प्लैनेट्स हैं, एवर मूविंग है। एवर मूविंग यानी हमेशा ये गतिमान है। गतिमान होने के साथ में 2 तरह के प्लैनेट्स हमारे पास में आ गए हैं यहाँ पे, जो एक स्लो मूव करते हैं और एक फास्टली मूव करते हैं। ये 2 तरह के प्लैनेट्स हमारे पास में हैं। फास्ट मूवमेंट में हमारे पास में जो आएँगे, वो है सन और मून। सन जो है वो करीब-करीब 1 महीना एक राशि में रहता है और चंद्रमा जो है करीब-करीब 2.5 दिन जो है, वो एक राशि में रहता है। स्लो मूवमेंट में हमारे पास में जो प्लैनेट्स हैं वो हैं गुरु और शनि। गुरु जो है 1 वर्ष करीब-करीब एक राशि में रहता है और शनि जो है वो करीब-करीब 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है। गोचर में हम जब बात करते हैं और भी प्लैनेट्स हैं जो अलग-अलग तरह से मूव करते हैं, लेकिन जब हम गोचर देखते हैं, तब मोस्टली हम इन 4 प्लैनेट्स की ही बात करते हैं। फ़ास्ट मूविंग में सन और मून की और स्लो मूवमेंट में हम लोग गुरु और शनि की ही बात करते हैं। बाकी प्लैनेट्स को जनरली हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं या उनके मूवमेंट को हम लोग नहीं देखते हैं। केपी रीडर के अंदर आप देखेंगे तो सन और मून के मूवमेंट के बारे में ही ज़्यादा बात की गई है। सन का गोचर और मून के गोचर की, गुरु शनि के बारे में इतनी बात नहीं कही गई है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप और देखिए कि ये जो सारे ग्रह हैं, जो स्लो मूवमेंट और फास्ट मूवमेंट वाले प्लैनेट्स हैं, ये एक विशिष्ट समय तक एक राशि में रहते हैं और हमको पता है कि एक राशि में जो है वो सवा 2 नक्षत्र होते हैं। यानी ये जो प्लैनेट्स होंगे, ये इतने ही समय तक इन नक्षत्रों को पार कर जाएँगे। जैसे सन को हम लें, तो सन जो है हमने कहा कि वो 1 महीना एक राशि में रहता है और इतने ही महीने में वो सवा 2 नक्षत्र को क्रॉस कर जाएगा। सवा 2 नक्षत्रों को वो पार कर जाएगा। तो यानी कि इसका आशय कुछ हुआ कि वो लगभग जो है, वो 13 दिन करीब-करीब वो एक नक्षत्र में रहेगा। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को भी अगर आप देखेंगे यानी मून को अगर आप देखेंगे, तो हमने कहा कि वो 2.5 दिन एक राशि में रहता है। तो वो करीब-करीब जो है, 1 दिन में 1 नक्षत्र क्रॉस कर जाएगा। गुरु इसी तरह से आप जब गुरु को देखेंगे यानी जुपिटर को देखेंगे, वो 1 वर्ष हमने उसकी बात करी थी। वो करीब-करीब जो है, वो 5 महीने में महीने के करीब जो होगा, वो क्रॉस कर जाएगा एक नक्षत्र। 5 महीने 10 दिन ऐसा बोला गया है कि इस ड्यूरेशन में वो एक नक्षत्र को क्रॉस कर जाता है। ऐसे ही सैटर्न जो है, वह करीब-करीब 13 मंथ्स में एक नक्षत्र को क्रॉस करता है।
तो ये हमारे पास में स्टार लेवल पर एक कैलकुलेशन आ गई कि सन जो है वो 13 दिन में एक नक्षत्र को क्रॉस करता है सूर्य, चंद्रमा 1 दिन में कट जाता है, गुरु 5 महीने और 10 दिन में करीब एक नक्षत्र को क्रॉस कर जाता है और शनि जो है वो 13 महीने लेता है। ये जो सन और मून का मोशन है, ये रेगुलर मोशन है। मतलब ये करीब-करीब इतना मूव कर जाता है और इनका रेगुलर है, बहुत कम इनकी चाल में फ़र्क आता है। गुरु और शनि में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। इसीलिए शायद केपी के अंदर के पीरियड में जो बात कही गई है, सन और मून पर ज़्यादा काम किया गया और उनके गोचर को देखा गया है। कभी हमको स्पेसिफिक किसी डे पर कोई इवेंट होना या नहीं होना है, उसके लिए हमको सन और मून को लिया जाता है। अब केपी के अंदर तो ये जो हमने देखा, ये हमने एक बेसिक चीज़ देखी कि गोचर क्या है। अब ये कहा जाता है कि जो सन जो है वो किसी पॉइंट किसी राशि में गोचर करेगा, किसी नक्षत्र में गोचर करेगा, उसका फल क्या होगा उस हॉरोस्कोप के अंदर, वो एक अलग बात है और अलग-अलग टेक्निक्स में अलग-अलग तरह से इसको यूज़ किया जाता है। कोई मून से लेता है, कोई असेंडेंट से लेता है। अष्टमूर्ति पद्धति में किस तरह से गोचर का यूज़ किया गया है, उस पर हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। एक नियम को हम लोग पहले वापस रिकॉल करते हैं, जिसमें हमने कहा कि कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई भी ग्रह जो है, वह अपने नक्षत्र का फल देता है। ग्रह जो है, वो क्या फल देगा, वो अपने नक्षत्र के हिसाब से फल देता है। हम बार-बार ये लोग ये बात करते आए हैं और अपने उपनक्षत्र के हिसाब से वो फल कैसा होगा, फ़ेवरेबल होगा या अनफ़ेवरेबल होगा, वो ही बताता है। एक और तरीके से इसको देखा जाता है, जहाँ पर ये कहते हैं कि ग्रह जो है, वो हमारा सोर्स है कि वो क्या फल दे सकता है। अभी ये बात नहीं हुई कि वो क्या देगा, तो सोर्स का मतलब है वो जिन-जिन भावों जिन-जिन तरीकों का फल वो दे सकता है, वो क्या फल देगा, वो सोर्स के रूप में देखा जाता है। और उस फल का क्या नेचर होगा, वो नक्षत्र बताता है और नक्षत्र जो है, वो फाइनल आउटकम बताता है। यानी फाइनल रिज़ल्ट बताता है कि वो फल होगा या नहीं होगा। कहीं पर इसको एक और तरीके से भी लोगों ने बोला है, यानी कस्पल इंटरलिंक की मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ, तो वहाँ पर इस चीज़ को बोला जाता है कि अ, इन्वॉल्वमेंट यानी ग्रह इन्वॉल्वमेंट लेवल पे आता है कि जिस-जिस भाव को इन्वॉल्व कर रहा है, वो उनका फल देगा। नक्षत्र लेवल पर कमिटमेंट आप बोल सकते हैं और यहाँ पर फाइनल कन्फर्मेशन वो लोग बोलते हैं। लेकिन इसकी हम लोग ज़्यादा चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो हम अभी जो इस बात को रिकॉल कर रहे हैं, वो ये है कि ग्रह जो है, वह अपने नक्षत्र के हिसाब से फल देता है और वो फल कैसा होगा, यानी उसका नेचर कैसा, उसका फाइनल आउटकम क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, वो उसका उपनक्षत्र बताता है। तो इसी सिद्धांत पर टिके अगर हम रहें, इसको रिकॉल करें, तो ये गोचर में भी ये नियम लगता है। कैसे वो नियम लगता है? वो ये कहता है कि जिस समय हमने किसी इवेंट को देखा कि ये इवेंट प्रॉमिस्ड है और प्रॉमिस्ड होने के बाद में हमने उस इवेंट के लिए कुछ सिग्निफिकेटर निकाले होंगे। कोई सिग्निफिकेटर बना होगा। मानिए प्लैनेट ए, प्लैनेट बी सिग्निफिकेटर बन के आ जाते हैं, जो कि वो इवेंट कराने में सक्षम है। उसके बाद में हमने उसकी डीबीए फिक्स करी, दशा, भुक्ति और अंतरा। तो डीबीए फिक्स जब हमने करी, तो हमने एक ड्यूरेशन निकाला। लेट्स से टी टाइम 1 से टाइम 2 तक का एक ड्यूरेशन हमारा निकला कि ये 2 ड्यूरेशन जो है, इस ड्यूरेशन में ये इवेंट होना चाहिए। बट अब ये इवेंट होगा या नहीं होगा, ये गोचर को बताना है। गोचर इसको नेगेट कर सकता है या गोचर इस इवेंट को फ्रूटिफिकेशन की तरफ लेके जा सकता है। वो कैसे लेके जाएगा? उसका एक बेसिक नियम यह है कि ग्रह जो है, वो उस स्टार में गोचर करे जिसका स्वामी उस इवेंट के लिए फेवरेबल हो। यानी ग्रह जो है उस
नक्षत्र में गोचर करे जिसका स्वामी उस घटना के लिए फेवरेबल हो, यानी उसको नेगेट ना करे। ये बेसिक सा नियम है। वो नक्षत्र में गोचर करना चाहिए, क्योंकि प्लेनेट भी जिस राशि में गोचर करेगा उस राशि में सवा दो नक्षत्र रहेंगे। तो सवा दो नक्षत्र में वो उस नक्षत्र में गोचर करे जिसका स्वामी जो है वह उस घटना से संबंधित हो, फेवरेबल हो, डेट्रीमेंटल नहीं हो। अब एक और चीज यहाँ पर आती है, वो ये आती है कि ये हमने यहाँ पे स्टार की बात करी कि स्टार का नियम तो हमने लगा दिया। यहाँ पर उप नक्षत्र का नियम भी लगेगा, यानी सबलॉट का नियम भी लगेगा। वो सबलॉट का नियम ये लगेगा कि सबलॉट जो है उस समय, देखो हमने एक बात करी थी ना अभी कि एक राशि में, जैसे सन को हम यहाँ पकड़े, सूर्य जो है वो एक राशि में एक दिन रहता है और 13 दिन में वो एक नक्षत्र को पार कर जाता है। और एक नक्षत्र में हमने कहा कि 9 डिवीजन हमने आगे फर्दर किए थे केपी के अंदर सबलॉट के रूप में। अब आप खुद सोचिए कि वो जो 9 सबलॉट हमने किए हैं, यानी 9 और हमारे पास में यहाँ पे ड्यूरेशन है, तो कितना जल्दी सूर्य जो है उस ड्यूरेशन को ही पार करेगा। तो जब हमने उस ड्यूरेशन की बात करी कि उस ड्यूरेशन को वो पार करेगा, तो वहां पर वो 9 ड्यूरेशंस को हमको ये देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक उस पॉइंट पर हमको अगर जानना है कि वो जो 9 ड्यूरेशन है 1 से लगाकर हमारे पास में ये 9 ड्यूरेशन आई है, वह सब क्या फेवरेबल है उस इवेंट के लिए, यानी उस सब का जो प्लेनेट है वो उस घटना के लिए फेवरेबल है या नहीं। अगर वो उस घटना के लिए फेवरेबल है, तो वो जो हमारे पास में पीरियड आ गया, यानी कि नक्षत्र लॉर्ड का और सब लॉर्ड का और राशि लॉर्ड का, क्योंकि जो वो प्लेनेट होगा वो किसी राशि के स्वामी में होगा, नक्षत्र के लॉर्ड होगा, सब लॉर्ड होगा, तो उस ड्यूरेशन में, उस स्पेसिफिक टाइम में वह घटना घटित होगी। देखिए यहाँ पर ये कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। जनरली ऐसा देखा गया है कि 2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, ये चलेगा। मुझे नहीं लगता इतना रिसर्च हुआ है कि जहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक टाइम पर जाकर आप ये घटित घटना बता सकते हैं कि 5:06 पर आपकी ये घटना होगी। 7 दिन अगर ऊपर-नीचे भी किसी घटना के लिए चलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपने जब कोई आपके पास में आता है और वो कहता है कि भई मेरा मेरे फ़ादर बीमार हैं, वो कब ठीक हो जाएँगे, हॉस्पिटलाइज़्ड है। अगर आप उनको ये बता दें कि भई देखो आने वाले 5 दिनों में वो फ्री हो जाएँगे, और वो अगर 7 दिन में भी फ्री होते हैं और सक्सेसफुली वो उनका डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये अच्छी बात है। उसमें 2 दिन का अंतर नहीं देखा जाएगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पर सब लेवल पे जो हमको बात करनी है, वापस हम यहाँ पे सब लेवल पर आते हैं कि सब लेवल पे जो ग्रह है, वह भी फ़ेवरेबल होना चाहिए, यानी पॉज़िटिव हो उस घटना के लिए, उसको नेगेट ना करे घटना को, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ड्यूरेशन जो होगा हमारे लिए फ़ेवरेबल हो गया। वापस मैं यहाँ पर इस चीज़ को रिकॉल करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हमने ये कहा कि हमारे पास में किसी भी इवेंट को हम देखने के लिए हमारे पास में कुछ सिग्निफिकेटर होंगे। हमने कहा ए और बी कोई सिग्निफिकेटर था और हमने वहाँ पर डीबीए को फिक्स किया, कोई टाइम 1 और टाइम 2 को। इस ड्यूरेशन में हमारे पास में वो घटना होगी या नहीं होगी, वो हमको गोचर बताएगा। गोचर कैसे बताएगा कि जिस ग्रह को हम गोचर के लिए ले रहे हैं, इसकी हम बात करेंगे, वह उस स्टार में गोचर करना चाहिए जो कि उस घटना के लिए फेवरेबल हो। जैसे हम लोग विवाह की अगर हम बात करें, 2-7-11 हमने कहा कि ये फेवरेबल हाउस है, तो वो जो ग्रह जो है, वो 2-7-11 को सिग्निफाई करें, उन ग्रहों के स्टार में गोचर करें। और सब, क्योंकि हमने कहा कि सब फाइनल आउटकम बताता है, फाइनल रिजल्ट हमको बताता है, तो हमको ये कहना पड़ेगा कि वह ग्रह भी पॉजिटिव होना चाहिए सब लेवल पे, तब वो घटना उस समय घटित होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखो जब हम सबकी बात करते हैं ना, बड़ी माइन्यूट लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। हमने और फर्दर 9 डिवाइड की हमने बात करी थी कि हमने
1 महीना हमने कहा कि सूर्य एक उसमें रहता है राशि में, फिर 13 दिन और रहता है। 13 के हमने फिर 9 डिवाइड भाग कर दिए अनइक्वल, क्योंकि वो सब प्लॉट का था, तो हमने और माइन्यूट लेवल पर हम जा रहे हैं। इसमें अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको उस उतने माइन्यूट लेवल पर जाना भी है या नहीं जाना है। क्योंकि जब 9, आप ये खुद ही सोचिए कि जब आपके पास में 9 सब होगा, अगर 9 में से एक भी अगर प्लैनेट उस इवेंट के लिए पॉज़िटिव नहीं है, फ़ेवरेबल नहीं है, तब आपको गोचर में जाने की ज़रूरत क्या है? मतलब हमारे पास में 9 ग्रह हैं ना, मानिए कि हमारे पास में शादी के लिए हम लोग देख रहे हैं और 2, 7 और 11 हमारे पास में फ़ेवरेबल हाउसेस हैं उस इवेंट के लिए, मैरिज के लिए। अगर कोई भी ग्रह 9 में से कोई भी ग्रह इस इवेंट 2, 7, 11 को सिग्निफाई नहीं कर रहा है, तो सीधी-सी बात ये है ना, वो मैरिज उस हॉरोस्कोप में प्रॉमिस्ड ही नहीं है, तो हम गोचर की तरफ क्यों बढ़ेंगे? तो जब हम सब लेवल की बात कर रहे हैं, तब हम ये कह रहे हैं कि हम और माइन्यूट जा रहे हैं। लेकिन इतने माइन्यूट की तरफ हमको जाना है या नहीं जाना है, ये मैं आप लोगों की तरफ छोड़ता हूँ। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अगर हम स्टार लेवल पर भी जाकर हम रुक जाते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। हमारा काम वहाँ पर भी गोचर में हो जाएगा। अब जो ये नियम हमने देखे हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो अब मैं थोड़ा-सा, हो सकता है कि केपी की जो ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन है या फिर ओरिजिनल जो रूल्स है, उससे मैं थोड़ा डेविएट हो रहा हूँ, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन मैं आपको वो रूल्स बता रहा हूँ जो मेरे लिए वर्क किया है, और मैंने ये कहाँ से अडॉप्ट किया है, मैं ये भी बताता हूँ। गॉस्पेल इंटरलिंक के अंदर खुल्लर सर ने ट्रांज़िट के ऊपर बड़ा अच्छा लिखा है। आप उनकी एक बुक है, उसको आप पढ़ेंगे, कलांशा एंड गॉस्पेल इंटरलिंक थ्योरी। वहाँ पर उन्होंने लिखा है, ट्रांज़िट के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, और उन्होंने समझाया है ट्रांज़िट के ऊपर नाड़ी पे किस तरह से नाड़ी के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो उसको यूज़ देते हैं, और उन्होंने किस तरह से उस रूल से गॉस्पेल इंटरलिंक के अंदर इसको अडॉप्ट किया है। मोर और लेस वो सिमिलर है जो केपी के अंदर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा उन्होंने रिफाइन उसको किया है। तो उसी को मैं आधार मानते हुए, लेते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कि हमारे पास में 4 प्लैनेट्स आए थे, 2 फ़ास्ट मूवमेंट में, 2 स्लो मूवमेंट में। तो हमारे पास में जो प्लैनेट थे वो थे चंद्रमा और सूर्य, और हमारे पास में था गुरु, और हमारे पास में शनि। गुरु जनरली जो भी शुभ काम जो होते हैं, हैप्पी मोमेंट्स जो होते हैं, उनके लिए गोचर उसका देखा जाता है, और शनि को जो है अशुभ जो भी काम रहेंगे, उसके लिए देखा जाता है। जैसे विवाह का है, और कोई भी और घटना है, संतान का होना, इन घटनाओं के लिए हम लोग गुरु को देखते हैं, क्योंकि उसमें ईयर वर्क करता है। उनको हम गुरु को देखा जाता है, और कोई अशुभ घटना, जैसे आपको डेथ के बारे में कुछ देखना है, तो वहाँ पर सैटर्न को देखा जाता है। चंद्रमा और सूर्य, क्योंकि ये बहुत जल्दी उस इवेंट को देते हैं, तो जल्दी कब इवेंट ये होने वाला है, उसके लिए हम लोग चंद्रमा और सूर्य को देखते हैं। अब यहाँ पर आप ये इन्फर रूल कर इस एक का उसका रूल ये रहेगा कि आपको कभी ये देखना है कि जब आपने कोई डीबीए फिक्स करा, और आपके पास में ईयर आ रहे हैं, 2-3 ईयर आ रहे हैं। मान लीजिए 2017, 18, 19 ये 3 ईयर आपके पास में आए, तो कौन से ईयर में वो घटना होगी, ये देखने के लिए आप ये चेक कर सकते हैं गुरु की गोचर को। क्योंकि गुरु, हमने कहा ना कि एक राशि में 1 साल तक रहता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर गुरु को देख सकते हैं कि गुरु है यानी जुपिटर उस ईयर में कौन-सी राशि में था। क्या वो राशि, जिस राशि में वो भ्रमण कर रहा है, उसका प्लैनेट फ़ेवरेबल है उस घटना के लिए। और उसमें जो स्टार्स आएँगे, 3 स्टार होंगे, उसमें जो भी सवा 2 स्टार रहेंगे उस पूरे ईयर में, क्या वो भी फ़ेवरेबल है? अगर ये फ़ेवरेबल नहीं है कॉम्बिनेशन, यानी कि राशि लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड जो हैं, ये उस ईयर के लिए फ़ेवरेबल नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि ये घटना उस ईयर में नहीं होगी। ठीक है? ऐसे ही जब हमको मंथ को देखना होगा, यानी उस महीने को देखना है कि इस महीने में वो घटना होगी या नहीं होगी, तब हम जो है सूर्य को देखेंगे। क्योंकि हमने कहा ना, सूर्य जो है वो 1 महीने में एक राशि में होता है। सूर्य के हिसाब से संक्रांति आती है, हर महीने एक सूर्य की संक्रांति होती है जिस राशि में वो गोचर करता है। तो जनरली 1 महीने में सूर्य जो है वो एक राशि क्रॉस कर जाता है, और उस समय भी वही कॉम्बिनेशन हम देखेंगे कि सूर्य जो है वो ऐसे
राशि में गोचर करे जिसमें कोई ऐसा नक्षत्र हो जो उस घटना के लिए भी पॉजिटिव हो। तो ये हमारा दूसरा रूल बन जाता है महीने के लिए। तीसरा जो हमारा है, अगर हमको अ, दिन फिक्स करना है कि उस स्पेसिफिक डेट के पास में दिन के पास में हमको जानना है कि इस दिन में ये घटना होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए हम देखेंगे चंद्रमा के गोचर को कि चंद्रमा उस समय कौन-सी राशि में या नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो वो उस राशि में और नक्षत्र में गोचर करे जिनके स्वामी जो हैं उस घटना के लिए फ़ेवरेबल हो। तो ये बेसिक सा नियम मैंने आपको बताया। इसको ही प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, ये मैं एक चार्ट से आपको बताऊँगा और उस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि इन रूल्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वापस मैं समराइज़ कर देता हूँ आपको कि जभी भी हमको ईयर फिक्स करना होगा, आपके पास में कोई 3-4 ईयर आ गए या एक ड्यूरेशन पूरा आ रहा है, तो ईयर को फिक्स करने के लिए आप गुरु के गोचर को देखेंगे। मंथ को फिक्स करने के लिए आप सूर्य के गोचर को देखेंगे और उस डे के को फिक्स करने के लिए, दिन को फिक्स करने के लिए आप चंद्रमा के गोचर को देखेंगे। साथ में आप ये भी देखेंगे कि जिस राशि को आप पकड़ रहे हैं, उस राशि में ऐसा भी नक्षत्र होना चाहिए जिसका स्वामी उस घटना के लिए पॉजिटिव हो। तभी इन 2 के कॉम्बिनेशन को हम देखकर हम कहेंगे कि अगर ये 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास में है, तो हम कहेंगे कि ये घटना होगी, अन्यथा वो घटना नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि ये गोचर का कॉन्सेप्ट जो है कुछ हद तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आपके दिमाग में कुछ इसकी पिक्चर भी बनी होगी। इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये अभी हम कुछ समय में एक चार्ट में अप्लाई करके देखेंगे। ये हमारे पास में चार्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसकी बर्थ डेट है और ये 2018 में मैंने इसको पहला इसकी रीडिंग की थी, तो उसकी रीडिंग डेट है और ये आज की डेट है, जब हम इसको देख रहे हैं। हमारे सामने ये 2 भाव चलित कुंडलियाँ हैं और एक राशि कुंडली है। हमारा फ़ोकस जो यहाँ पर रहना है वो मैरिज के लिए रहना है। मैरिज के लिए जो हमारे रिलेवेंट कस्प हैं वो हमको पता है 2, 7, 11 हमारे कस्प रहेंगे और हमारा फ़ोकस 1, 6, 10 पे भी रहेगा क्योंकि ये उसके एंटी हाउस है। साथ ही साथ हम 5th हाउस को भी थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे या उस पे भी हमारा फ़ोकस रहेगा क्योंकि वो सपोर्टिंग हाउस है मैरिज के लिए। तो पहला अगर आप भावचलित कुंडली को देखें तो आप पाएँगे कि यहाँ पर 11th हाउस में 7th हाउस में जो राशि है वो है कुंभ और कुंभ का स्वामी शनि वो स्वयं सप्तम हाउस में बैठा है। ठीक है, एक तो हमको मोटा-मोटा ये समझ में आ रहा है कि सप्तम हाउस में बैठा है। दूसरा विथ 2nd हाउस का जो स्वामी है बुध, वो 3rd हाउस में जाके बैठा है। ठीक है, 3rd हाउस की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो रही है, 7th हाउस की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो रही है। साथ ही साथ सैटर्न जो है वो क्योंकि कुंभ सिंह लग्न है तो वो 10th हाउस 6th हाउस का भी यहाँ पे फल देगा क्योंकि इस कुंडली में 6th हाउस में भी आप देखेंगे तो मकर राशि आ रही है। तो शनि यहाँ पर 7th और 6th को 2 का कारक बनता हुआ साफ-साफ दिख रहा है। 11th हाउस को आप देखेंगे तो 11th हाउस का भी जो स्वामी है वो बुध है। तो 2nd और 11th हाउस का स्वामी जो था वो बुध हो गया और बुध जो कि है वो 3rd हाउस में जाके बैठा हुआ है राहु के साथ में। इसके क्या मायने हैं केपी के पर्सपेक्टिव में, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी और नक्षत्र, उपनक्षत्र की तरफ निकलना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में ग्रहों की स्थिति है। 9 ग्रह हैं हमने और उनकी राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र क्या है और ये जो नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इनके सिग्निफिकेटर्स हैं। हमारा जो फ़ोकस रहना है यहाँ पे अभी के लिए 2, 7 और 11 पे रहना है, मैरिज के लिए। तो हम ये कस्प चार्ट के अंदर जो कस्प का जो टेबल है, यहाँ हम देखें, ये हमने वही यहाँ पर मैंने भाव लिए हैं जो मैरिज से रिलेटेड है, बाकी कस्प को मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया है। तो अभी हमारा जो रहेगा वो 2 पे रहेगा, 7 पे रहेगा और 11 पे रहेगा। तो 2nd हाउस का जो उपनक्षत्र है, वो है राहु। 7th हाउस का जो उपनक्षत्र है वो है शुक्र और 11th हाउस का जो उपनक्षत्र है वो भी हमारे पास में यहाँ पे शुक्र दिख रहा है। ठीक है, तो राहु और शुक्र ये 2 हमारे पास में प्लैनेट हुए जिनको हमको देखना है कि ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। शुक्र को पहले देखें, तो शुक्र यहाँ पर आप देखें कि वो 4th हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है, 11th को कर रहा है, 2 को कर रहा है और 10 को कर रहा है। 7th हाउस जो है
उसका सब प्लॉट 11 और 2 के साथ में लिंक बना रहा है, यानी संबंध बना रहा है, और साथ ही साथ वो 10th हाउस के साथ में भी संबंध बना रहा है। लेकिन आप देखें 10th हाउस का वो वीक सिग्निफिकेटर है, क्योंकि सबसे एंड में वो रिजल्ट 10th का देना है। 11th हाउस का वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर यहाँ पर बन के आ रहा है। नंबर 1। दूसरी 4th हाउस का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि 5th हाउस, हम 7th हाउस को देख रहे हैं तो 4th हाउस इतना कुछ ऐसा पूरा नहीं करेगा, उसको हम अभी छोड़ते हैं। ये कॉम्बिनेशन देखने से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो जातिका है, इसकी शादी तो होगी। हम सेकंड हाउस में हमने कहा था राहु, राहु को भी आप देखिए तो वो 4, 3 और 9 है, वो किसी भी डेट्रीमेंटल हाउस के साथ में नहीं है। चूंकि सेकंड हाउस का जो एसएसएल है वो राहु बन रहा है, और हमको पता है कि राहु और केतु किसी और ग्रह के एजेंट्स भी होते हैं। तो हम यहाँ देखिए इस कुंडली में राहु किसका एजेंट है, तो यहाँ आप इस कुंडली में देखिए राशि कुंडली में, तो राहु जो है वो यहाँ पे किसी के साथ में युति में नहीं है, न इसका कहीं यहाँ पे दृष्टि संबंध किसी के साथ में बन रहा है। तो राहु जो नेक्स्ट जो फल देना है वो अपने राशि, जिस राशि में वो स्थित है उस राशि स्वामी का देना है, तो वो लिब्रा राशि में है, वो जो तुला राशि में है, तो तुला राशि का स्वामी है शुक्र, तो शुक्र का फल देना है। और शुक्र हमने अभी देखा है कि वो तो मैरिज देने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ इस कुंडली में हमको समझ में आई, वो ये समझ में आई कि यहाँ पर मैरिज जो है वो प्रॉमिस्ड है। तो हम एक चीज़ तो बड़े विश्वास के साथ में कह सकते हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट पॉइंट हमारा या हमने जो पहली चीज़ हमने देखनी थी प्रॉमिस के बारे में, बड़े विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि यहाँ इस कुंडली में मैरिज इज़ प्रॉमिस्ड। अब वो कब होगी ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अर्ली मैरिज है या लेट मैरिज है, इसको हमको देखना है। इसके देखने के लिए लेट मैरिज के कॉम्बिनेशन हमने देखे ही थे कि कैसे हमको देखना है, क्या करना है। तो यहाँ पर हमने हमने ये देखना है कि 7th हाउस के जो सिग्निफिकेटर हैं, यानी सैटर्न जो है, वो क्या शो कर रहा है। 7th हाउस का सिग्निफिकेटर आप अगर देखें, तो वो है सैटर्न, और सैटर्न जो यहाँ पर 7th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, यानी 7th हाउस और 6th हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा है। सैटर्न जनरली डिले का कारक होता है, लेकिन क्योंकि वो 7th हाउस का सिग्निफिकेटर बन गया, तो वो अपने फल में डिले नहीं करेगा, वो अपना फल तो देगा। लेकिन वो 6th हाउस का भी सिग्निफिकेटर है, तो थोड़ा-सा डिले हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, लिटिल डिले यहाँ पर हो सकता है, लेकिन मेजर डिले यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 7th हाउस जो है, उसका फल सैटर्न को पहले देना है, फिर वो 6th हाउस का फल देगा। तो 6th हाउस का फल देगा, तो वो हो सकता है कि भई वो कुछ और प्रॉब्लम्स दे सकता है मैरिज के अंदर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वो मैरिज के लिए इतना डिले नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जब इसकी कुंडली को मैंने फर्स्ट देखा था 2018 के अंदर, तब तक तो इसकी शादी नहीं हुई थी, और जिस कम्युनिटी से ये लोग आते हैं वहाँ पर शादी जल्दी हो जाती है, और उस एज तक, क्योंकि 23-24 की एज उस समय रही होंगी, और अब तब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, ना कोई एंगेजमेंट भी इनकी हुई थी। तो ये डिले क्यों हुआ, इसको हम थोड़ा-सा देखते हैं। तो मैं डिले के लिए हमने ये बात करी थी कि एक पुनर्फु दोष भी होता है, तो क्या इस कुंडली में पुनर्फु दोष बनता है? पुनर्फु दोष के लिए हमने देखा था कि चंद्रमा और शनि का एसोसिएशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए चंद्रमा तो बुध के नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, और राहु के उपनक्षत्र में है, और शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में और बुध के उपनक्षत्र में है। तो 2 जो रूल हमने पहले-पहले देखे थे वो तो यहाँ सैटिस्फाई नहीं होते। और दूसरा आप यहाँ चेक करें कि चंद्रमा और शनि का भी यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन, मतलब कोई एक राशि में भी वो नहीं है, तो पुनर्फु दोष तो यहाँ पे नहीं बनता है। लेकिन फिर भी शादी लेट होने के क्या कारण थे, उसको हम थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम इन सारे ग्रहों के अंदर हमको ये देखना होगा कि मैरिज के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर कौन बन रहे हैं। तो हमारे पास तो सिग्निफिकेटर जो हैं, उनकी लिस्ट में हम लोग देखें, हमारे पास में यहाँ शनि है, सैटर्न है, और सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर जो बनता है वो है मून है, वीनस है, मंगल है, गुरु है और बुध है, और 11th हाउस के हमारे पास में वीनस है, मंगल है, गुरु है और बुध है। इस पे हमने एक चीज़ और देखी थी कि 7th हाउस का जो एसएसएल है वो खुद
उपनक्षत्र है वो खुद शुक्र है। तो शुक्र और एक सिग्निफिकेटर हमारे पास में केवल एक 7th हाउस का आ रहा है, वो सैटर्न है। जब हम दशा, भुक्ति और अंतरा को फिक्स करेंगे, वहाँ पर हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर 7th हाउस अगर उस समय एक्टिव नहीं है, तब तक वो इवेंट नहीं होने वाला। तो हमको कहीं न कहीं 7th हाउस के सिग्निफिकेटर को तो लेना ही होगा। हम केवल 2-11 के सिग्निफिकेटर के साथ में काम नहीं कर सकते, क्योंकि 2 और 11 अकेले शादी नहीं देंगे, प्राइमरी हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखें तो वीनस और सैटर्न, ये 2 ही मुझे प्लैनेट यहाँ पे दिखते हैं, जो कि इस चार्ट में मैरिज दे सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कारण है डिले का। कैसे, उसको हम समझते हैं। तो हमारे पास में जो 2 ग्रह आए, वो आए हैं वीनस और आया है सैटर्न, यानी कि शुक्र, और हमारे पास में आया है शनि। और भी अगर आप थोड़ा-सा ग्लेंस डालें इन सिग्निफिकेटर की लिस्ट पे, तो यहाँ पर 7th हाउस कहीं पर भी रिपीट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, सिवाय सैटर्न के। सैटर्न ही यहाँ पे सिग्निफिकेटर बनता है। वो ही एक्टिवेट करेगा अपनी दशा के अंदर 7th हाउस को। तो हमारे पास में यहाँ पर सैटर्न और वीनस 2 प्लैनेट्स आ गए, जो कि स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के इस चार्ट में आ रहे हैं। अब हम दशा-भुक्ति की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या रीज़न था कि ये डिले हो रही है मैरिज के अंदर, और ये मैरिज इस एज में भी नहीं हुई। तो उसको देखने के लिए हमारे पास में ये दशाएँ हैं, और जिस समय ये चार्ट मैं रीड कर रहा था, उस समय दशा चल रही थी राहु की। और इस कुंडली में हमको पता है कि राहु जो है वो शुक्र का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, और शुक्र हमारे एक सर्टिफिकेट लिस्ट में आता है। तो दशा के लिए हमको पता है, सिद्धांत ये है कि दशा या तो दशा लॉर्ड जो है यानी दशा स्वामी जो है, वो या तो न्यूट्रल हो या फिर वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस केस में राहु भी अगर हम देखें तो वो वैसे भी न्यूट्रल है मैरिज को लेके, और शुक्र जो है वो तो मैरिज दिखा ही रहा है। तो इस दशा में मैरिज क्यों नहीं हुई, अगर इसको हम देखें तो मैरिजेबल एज जो है वो इन 3 भुक्ति में, ये राहु की भुक्ति है, और राहु की भुक्ति में ये जो राहु की भुक्ति, गुरु की भुक्ति, शनि की भुक्ति, बुध की भुक्ति, केतु की भुक्ति और शुक्र की भुक्ति, ये नहीं, ये 2016 है। ये वैसे भी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इस समय वो मैरिजेबल एज नहीं है। यहाँ मैरिजेबल एज खुद है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी इस कम्युनिटी में शादी इतनी भी जल्दी नहीं होती है। तो यहाँ हम देखें सूर्य, चंद्रमा और मंगल को, ये 3 कहीं भी हमारे सिग्निफिकेंट लिस्ट में नहीं आते हैं, ये मैरिज के सिग्निफिकेटर नहीं बनते हैं। भुक्ति लॉर्ड शुड बी द स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ द इवेंट दैट इज गोइंग टू बी हैपन, यानी भुक्ति लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर मैरिज के लिए बनना चाहिए। तो यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये हमारे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर नहीं बनते, इसलिए ये जो दशा थी इसने मैरिज नहीं दी। तो ये भी एक डिले का कारण हो गया, क्योंकि प्लैनेट जो है हमारे वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रहे हैं, लेकिन दशाओं का क्रम भी सही लगना ज़रूरी है। अगर दशाओं का क्रम अगर हमारा सही नहीं लग रहा है, उस ऑर्डर में वो अरेंज नहीं हो रही है, उसकी जो रिज़ल्ट कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राहु की दशा हमने देखी और ये हमारी कैंसल हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास में दशा है वो है गुरु की, और गुरु की दशा आप देखिए वो 2036 तक है, यानी यहाँ पर जो करीब-करीब एज हो जाएगी, 41 ईयर्स तक की ये दशा चलेगी उस नेटिव की। तो मैरिज तो प्रॉमिस्ड है, तो उस दशा में होनी ही है, और गुरु हमने देखा कि वो जो है मैरिज के लिए तो 11 यहाँ पे दिखाता है, 5 भी दिखाता है, लेकिन कोई डेट्रिमेंटल हाउस यहाँ पे नहीं आ रहा है। वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। 7th हाउस के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 7th हाउस एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो वो 2-11 5 2-5-11 दिखा रहा है, तो सही भी है, नंबर 1। दूसरा, नेगेटिव नहीं है, तो न्यूट्रल की तरफ भी ये नहीं जा रहा है और नेगेटिव की तरफ भी ये बिल्कुल नहीं जा रहा। तो गुरु की दशा हमारे यहाँ पर सेट बैठती है। अब गुरु में कौन-सी दशा होगी? हमको भुक्ति चूज़ करनी है। तो गुरु में भुक्ति चूज़ करने के लिए मैं फिर हमको पता है कि हमारे पास में शुक्र और शनि, ये 2 ही सिग्निफिकेटर हमारे पास में है। तो बाकी सिग्निफिकेटर जो भी हैं, उनको हम हटा देते हैं हमारी लिस्ट में से। बड़ी आसान सी ये चार्ट है जहाँ हमको मिल रहा है। गुरु भी हमारा सिग्निफिकेटर नहीं है। तो सैटर्न और वीनस ये 2 हमारे पास में आते हैं। अब यहाँ देखिए वीनस जो है वो बहुत दूर है,
2030 के करीब वो आ रहा है और उस समय जो एज होगी वो करीब-करीब 35 के करीब होगी और इतना लेट मैरिज का योग भी इस कुंडली में नहीं है। दूसरा, सैटर्न इस कुंडली में स्वाभाविक कारक है, शादी का क्योंकि वो 7th हाउस का लॉर्ड भी बन रहा है और दूसरा जब भी कोई इवेंट होना है और सैटर्न किसी भी प्लैनेट किसी भी इवेंट के लिए सिग्निफिकेटर बन के आ जाता है, तो सैटर्न को हम स्ट्रांगली चूज़ करते हैं बिकॉज़ वो कर्म का फल देने का कारक माना गया है शनि। तो ये जो भुक्ति है सैटर्न की, ये मुझे बड़ी परफेक्ट उस समय भी लगी और आज भी वापस से मैं इसको रीचेक कर रहा हूँ, तभी भी मुझे ये बड़ी स्ट्रांग भुक्ति लगती है कि यही एक टाइम स्पैन है जहाँ पर ये शादी होनी चाहिए। और ये जो है, ये कब लगेगी? ये 2022 से 2024 में ख़त्म हो रही है और 22 में भी ये अप्रैल 2022 से लगी है और ये नवंबर 2024 में ये ख़त्म होगी। और अभी तक तो इसकी शादी नहीं हुई है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में अवेलेबल है, अभी तक शादी नहीं हुई है। ख़ैर, हमने जो है शनि की भुक्ति फिक्स करी है और हमने ये देखा कि शनि ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है, तो इसमें अब हम अंतरा फिक्स करेंगे। अंतरा फिक्स करने से पहले एक हम चीज़ हम देखते हैं, समझें कि हमारे पास में दशा है, उक्ति है और अंतर है। इसमें हम कहते हैं कि दशा जो है वो न्यूट्रल हो चलेगी, लेकिन भुक्ति जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना चाहिए। उसके बाद में जब हम अंतर को सेलेक्ट करते हैं तो अंतर भी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बने, नेगेटिव ना बने, लेकिन वो अगर सहायक भावों का भी सिग्निफिकेटर बनता है तब भी वो इवेंट हो सकता है। मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पे दशा है, भुक्ति है, अंतरा है। भुक्ति जो है वो हमने कहा कि 7th हाउस के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, तो अंतरा अगर सेकंड का और 11 का सिग्निफिकेटर बन जाता है तब भी वो मैरिज होगी क्योंकि 7th 2 और 11 का यहाँ पर कनेक्शन बन गया। दशा, भुक्ति और अंतरा के इंटरचेंज से वो बन जाता है। तो वो भी इवेंट वहाँ पे हो जाएगा, तो इस नियम को भी हमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो अभी हमने जो भुक्ति सेलेक्ट करने के लिए जो हमने प्लैनेट्स चूज़ किए थे, वो हमने 7th हाउस से सिग्निफिकेटर चूज़ किए थे। अब हम थोड़ा यहाँ देखें, 2nd हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है और 11th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है, इसको भी हम थोड़ा-सा देखें। तो 2nd हाउस के सिग्निफिकेटर यहाँ पे जो बनते हैं, वो चंद्रमा, शुक्र, मंगल, गुरु और बुध बनता है और 11th हाउस के भी शुक्र, मंगल, गुरु और बुध बनते हैं। चंद्रमा तो जो हम चंद्रमा, शुक्र, मंगल, गुरु और बुध में से हमको स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर निकालना है, जो 2 और 11 का हो। तो यहाँ पर हम देखें, तो हमारे पास में पहले चंद्र को देखें, तो चंद्र यहाँ पर 2 का है, लेकिन साथ में 12 भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? उसके बाद में हम देखें शुक्र, मंगल, गुरु और बुध। शुक्र तो हमने वैसे ही हमने कहा है कि वो 7th का सिग्निफिकेटर है, तो ये तो हमको वैसे भी लेना है, सिग्निफिकेटर लिस्ट में हमारे पास में रहेगा। मंगल को अगर हम देखें यहाँ पे, तो मंगल यहाँ पे 2 और 11 का सिग्निफिकेटर बनता है। वो चंद्रमा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमको, ठीक है? उसके बाद में हमारे पास में गुरु है। गुरु यहाँ पे हमने देखा है 2, 11 और 5 का बनता है। वो मंगल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है, सिग्निफिकेटर। उसके बाद में बुध को अगर आप देखें, तो बुध यहाँ पे वीक सिग्निफिकेटर बनता है। 5 है तो 4 भी है, यहाँ पर 5 है तो 4 भी है, यहाँ पर केवल 4 आ रहा है। तो ये ऑन एंड ऑफ ये एक जैसे सिग्निफिकेटर हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी हम लोग थोड़ा को थोड़ा अरेंज करें कि कौन सा सिग्निफिकेटर ज़्यादा सही रहेगा। तो उसमें जो मुझे पहले दिखता है वो शुक्र दिखता है। उसके बाद में शुक्र, शनि और शुक्र तो हमारे पास में है ही। उसके बाद में गुरु और बुध, फिर मंगल और चंद्रमा, ये हमारे पास में रहते हैं। कहीं पर भी यहाँ पर आप एक चीज़ को देखिए, 6th हाउस का एक्टिवेशन नहीं है, केवल शनि के अंदर 6th हाउस का एक्टिवेशन है। तो 6th हाउस का एक्टिवेशन हम नहीं चाहेंगे क्योंकि इस तरह का इवेंट जब होता है, जब हम सब कुछ सेट कर रहे होते हैं, तो हम अवॉइड करते हैं उस प्लैनेट को चूज़ करने में। बट यहाँ पे कहीं पे भी अभी वो एक्टिवेशन नहीं हुआ है। खैर, अब हम थोड़ा आगे बढ़ें और अंतर को फिक्स करने के लिए देखें। तो हमारे पास में ये जो है वो सैटर्न की भुक्ति है और उसके अंदर सारे अंतर हैं। तो यहाँ पे 2022 में सैटर्न का प्रत्यंतर सैटर्न की अंतरा था और सैटर्न हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट में आता है। फिर भी इसने यहाँ पर मैरिज क्यों नहीं दी, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है अभी। इसका हम देखेंगे आंसर क्या करना है। मरकरी
हमारे यहाँ पर लिस्ट में आता है, हमारे यहाँ पर ये देखिए बुध जो है वो हमारी उस लिस्ट के अंदर है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के नहीं आता। फिर उसके बाद में केतु जो है वो हमारी लिस्ट में नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। वीनस जो है वो हमारे लिस्ट में स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक प्रोमिनेंट एक अंतरा हो गया, जो हमको ये इवेंट की टाइमिंग के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद में सन हमारी लिस्ट में नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। उसके बाद में मून हमारी लिस्ट में है, सबसे वीक में वो आ रहा है, लेकिन इसको भी हम लोग हटा देंगे, क्योंकि वीक में है, लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्स हमारे पास में है, जो कि सेकंड में आ रहा है, तो ये भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद में हमारे पास में एक प्रत्यंतर और आता है राहु का, और राहु यहाँ पर जो है वो मंगल का भी शुक्र का भी एजेंट है, और शुक्र हमारे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली सिग्निफिकेटर बन के आता है। तो ये भी हमारा एक प्रोमिनेंट मुक्ति बन जाती है, अंतरा बन जाता है, जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जुपिटर भी उसके बाद में जो अंतरा आ रहा है वो हमारे लिए सही है, इसको भी हम चूज कर सकते हैं। मंगल भी हमने देखा कि वो चूज कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को अगर मैं देखूं, वीनस, मार्स, राहु और जुपिटर, उसमें से मुझे वीनस और राहु ये दो जो हैं बड़े स्ट्रांग लगते हैं। और ये क्वेश्चन मार्क मेरे पास में है कि अभी क्यों नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। तो हमारे पास में जो अंतर आया है वो आया है वीनस का, राहु का और जुपिटर का। अब एक क्वेश्चन दूसरा यहाँ पर आता है कि जिस समय में आज की तारीख में, जैसे मैं देख रहा हूँ 30 अप्रैल को 2023 में, और ये है 23 अगस्त 2023 को ये लगना है, मतलब अभी अगस्त जब आएगा तब ये दशा लगेगी, तभी लगेगा। और अभी तक तो उसकी मैरिज नहीं हुई है, और इतने महीने में क्या हो जाएगी वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगस्त ये जो लगेगा वो मार्च से अगस्त के बीच में लगेगा, और मई हमारा अभी चल रहा है। और जो मैरिज का जो ड्यूरेशन होता है, तो ये उस समय ऑलरेडी स्किप हो चुका है। तो यहाँ पे तो इनकी शादी होते हुए नहीं दिख रही है, और ये क्यों नहीं हो रही है या क्यों नहीं हुई, इसको भी हम लोग क्वेश्चन मार्क है, इसको भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये जो दशा है राहु वाली, ये हम राहु का जो ये अंतर है, ये हमको थोड़ा-सा अभी हम मान के चलते हैं कि हमको ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये यहाँ पर 2024 में आ रहा है, यानी कि ये 2-2024 से 7-2024 तक ये रहेगा। और ये जो ड्यूरेशन है, ये प्रिफर्ड ड्यूरेशंस है मैरिज की भी इंडिया के अंदर, जहाँ हम लोग जो मुहूर्त वगैरह निकालते हैं, उसके हिसाब से भी ये फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला ड्यूरेशन आ रहा है। तो ये भी दिख रहा है, और उसके बाद में जुपिटर भी हम देखेंगे, ये जो 2024 का ड्यूरेशन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये तीनों भुक्तें यहाँ पर लाइन से लगी हुई हैं, जो मैरिज देने के लिए सक्षम हैं। अब इसमें से किसका होगा, इसको देखने के लिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं, किसको फिक्स करें कि किस टाइम को हम बताएं कि ये टाइम आपका होगा, क्योंकि हमको एक और स्क्रूटनाइज करना है। हालांकि अगर हम यहाँ पर मैंने अगर ये बोल दूं मैं 2024 में आपका होगा, अभी आपका नहीं होगा, 2018 में कोई आदमी आपके पास में देखने के लिए आ रहा है, और उसको आप बोलें भी जल्दी तो नहीं होगा, 2024 में आप हमारे पास में आइएगा, तो मैंने यही उस समय उनको बोला था कि भाई देखो, आपका अभी कुछ मुझे हिसाब दिख नहीं रहा है। 2023 के एंड में और 24 में मेरा आपको हिसाब दिख रहा है, आप तब उस समय सोचिएगा। यही मैंने उनको बोला था। लेकिन अभी जैसे हम इसको वापस से रिविजिट कर रहे हैं, तो मैं और इसको डेट को स्पेसिफिक जानना चाहता हूँ कि कौन सी डेट पे ये होगा, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा निकालते हैं। तो अब इतनी अंतरा हमारे पास में यहाँ पर आ गया, जहाँ हमको हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे पास में कन्फ्यूजन भी है कि हम लोग मार्स को चूज करें, राहु को चूज करें, या जुपिटर चूज करें, या वीनस को चूज करें। तो हमको यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो रूलिंग प्लैनेट्स की हेल्प हम लें। मेरे पास में उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स अभी है नहीं, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। होते मैंने वहाँ पे सेव करके नहीं रखे हैं, अगर होते तो मैं आपको दिखाता। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी हेल्प गोचर की लेते हैं, कि गोचर अभी हमने देखा था, गोचर के बारे में भी सीखा है, और गोचर की यहाँ पे हेल्प लेके हम लोग समझते हैं कि क्या ये जो ईयर है, यानी हमारे पास से मोटे मोटे दो ईयर आ रहे हैं ना, 2023 का ईयर आ रहा है और 2024 का ईयर आ रहा है। क्या ये गोचर जो होगा गुरु का उस समय, ये सपोर्ट करता है क्या मैरिज को, ये हम थोड़ा देखते हैं। हम तो पहले ये देखते हैं कि ये सैटर्न जो था यहाँ पे, सैटर्न ने मैरिज क्यों नहीं दी, देनी चाहिए थी। 2022 का ये है, यानी कि सैटर्न जो यहाँ पे लगा वो अप्रैल 2022 से लगा था, और उसकी भुक्ति 9/2022 को खत्म हुई है, अंतरा।
ठीक है? अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक इसकी जो ये सैटर्न जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के हमारा आ रहा है, उसने शादी क्यों नहीं दी, इसको हम देखेंगे। तो इसका रीज़न हमको मिलेगा गोचर के अंदर। तो हमारे पास में जो सिग्निफिकेटर्स की लिस्ट हमने बनाई 7th हाउस के लिए और 2, 5, 11 के लिए हमने डीबीए भी फिक्स किया। थोड़ा-सा हम उसको समराइज़ करें और देखें, तो 7th हाउस के जो सिग्निफिकेटर है वो हमारे पास में शनि और शुक्र बन के आ रहे थे और 2, 5, 11 के सिग्निफिकेटर जो हमारे पास में थे, वो जो हैं गुरु, बुध, मंगल और चंद्र बन के आ रहे थे। हम 1, 6, 10 के सिग्निफिकेटर भी अगर अपन देखें, 1 और 6 और 10 का सिग्निफिकेटर कौन होगा, उसको भी अगर हम उस लिस्ट के अंदर देखें तो हम पाएँगे कि सूर्य जो है वो 1 का सिग्निफिकेटर बन रहा है, 6 का सैटर्न है और 10 का शुक्र जो है वो सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है। तो सूर्य और शनि और शुक्र ये 3 जो है 1, 6, 10 के सिग्निफिकेटर बन के आते हैं। यानी कि हमारे पास में जो है 1 का सिग्निफिकेटर सूर्य बन के आता है, 6 का सिग्निफिकेटर जो बन के आ रहा है वो शनि है और 10 का सिग्निफिकेटर जो बन के आ रहा है वो है शुक्र है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए बड़ी कमाल की कि 6 और 10 के जो सिग्निफिकेटर है वो 7 का सिग्निफिकेटर भी बन के आ रहा है। 6 का सिग्निफिकेटर वो ज़्यादा खतरनाक है। हालाँकि सैटर्न यहाँ पे वीक सिग्निफिकेटर बन रहा है 6 का, लेकिन वो 7 का सिग्निफिकेटर भी बन रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है। 2, 5, 11 में गुरु, बुध, मंगल और चंद्र बन के आ रहा है। तो अब हम जब गोचर में इसको देखेंगे, हमने गोचर के नियम की बात पहले भी करी है, तो वापस एक बार मैं दोहराता हूँ कि गोचर क्या करता है कि जब कोई प्लेनेट को हम गोचर में देख रहे हैं, वो किसी राशि में या किसी नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है। तो उसका कोई राशि लॉर्ड होगा और नक्षत्र लॉर्ड होगा। हम नक्षत्र लॉर्ड को लेते हैं। जो नक्षत्र लॉर्ड होगा वो किन्हीं किन्हीं भावों का सिग्निफिकेटर होगा, यानी वो किसी किसी कस्पल पोजीशंस पे आ रहे होंगे, उनको सिग्निफाई कर रहे होंगे। मान लीजिए 1, 6, 2, 7 को सिग्निफाई वो करता है, जिस भी प्लेनेट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो जो प्लेनेट ए होगा, वो मान लीजिए जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड जो है वो 1, 6, 2, 7 को सिग्निफाई करता है या सिग्निफिकेटर बनता है। तो वो जो ए होगा उस ट्रांजिट के टाइम पे इन कस्पल पोजीशंस को इग्नाइट करेगा। क्या मतलब है कि वह 1, 6, 2 और 7 का फल देने में सक्षम होगा उस समय। तो ऐसी स्थिति में जब हम विवाह को हम देख रहे हों, हम नहीं चाहेंगे कि 6th हाउस हमारा एक्टिवेट हो उस समय के लिए। तो हम उसको अवॉइड करेंगे जनरली, चाहे वो वीक सिग्निफिकेटर भी बन के आ रहा हो। तो इस चार्ट के अंदर जब हम गोचर की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि 6th हाउस का सिग्निफिकेटर है वो हमारे सामने ना आए, क्योंकि 6th 12th होने के कारण 7th का काफ़ी डेट्रीमेंटल हाउस बन के आता है। तो हम सैटर्न को लिस्ट में से हम निकाल देंगे। हम ये कहेंगे कि 7th हाउस का गोचर में 7th हाउस का सिग्निफिकेटर चूंकि शनि है, लेकिन गोचर के केस में हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि वो 6 का सिग्निफिकेटर भी बन रहा है। वीनस को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है। तो अब जब हम गोचर को देखेंगे तब हम ये देखेंगे कि हमारा जो जुपिटर है, यानी हम गोचर में 3 चीज़ों को देखेंगे ना, जुपिटर को देखेंगे, गुरु को, सन को हम लोग देखेंगे और हम मून को देखेंगे। जुपिटर उस ईयर के लिए देखेंगे, सन और मून को हम मंथ और डे के लिए हम देखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जुपिटर, सन और मून जो है वो कहीं न कहीं शुक्र में गोचर करना ज़रूरी है 7th हाउस को इग्नाइट करने के लिए। दूसरा, गुरु, बुध, मंगल और चंद्र इनमें भी ही वो गोचर करे, किसी और में गोचर ना करे। तो हम इन्हीं प्लैनेट्स को हम लोग देखेंगे। तो ये आपके सामने जो है मैंने गोचर के लिए एफएमरीज निकाल रखी है और यहाँ पर ये इस चार्ट का जो भी दशा महादशा है वो हमको देखनी है। तो हमने देखा था कि हम सैटर्न हमारे लिए सेट सही से हो रही थी, वीनस और ये जो मार्स, राहु और जुपिटर का जो अंतरा था वो हमारे लिए सेट हो रहा था। हमको ये देखना था कि ये जो सैटर्न का अंतरा है या प्रत्यंतर जो भी आप कह लीजिए, ये इसमें मैरिज क्यों नहीं हो पाए। तो उसको देखने के लिए अभी हमको ये देखना होगा
कि यहाँ पे मैं जाता हूँ 2000। देखो सैटर्न का अंतरा कब स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है 24/4/2022 से 18/9/2022 तक है। तो मैं 24/4 पे जाता हूँ, तो 24/4/2022 में, तो 2022 का जो ईयर है हमको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि 2022 का जो ईयर है उसमें मैरिज क्यों नहीं हो पाई। तो उसके लिए हम लोग, क्योंकि हम ईयर को चेक कर रहे हैं, तो हम गुरु को देखेंगे। तो यहाँ पर गुरु को देखिए, और 24 अप्रैल के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ, तो गुरु गुरु और गुरु के अंदर था। यानी यहाँ अगर आप देखेंगे तो गुरु के अंदर, गुरु उसका राशि स्वामी था, और नक्षत्र स्वामी जो है वो गुरु है। तो यहाँ पर हमको वीनस चाहिए कहीं न कहीं, आज या तो राशि स्वामी के रूप में या नक्षत्र के रूप में वीनस हमारे सामने आए, या नक्षत्र स्वामी उसका वीनस बन के आए, तभी वो जो है उस इवेंट को देगा। तो ये डेट हमारे लिए काम की नहीं रही। और अगर हम देखें यहाँ पर और आगे चलें गुरु के लिए, तो गुरु और शनि फिर आ जाता है। सैटर्न हमने कहा हम गोचर में नहीं लेंगे, दशा की बात हमने कही, दशा में हम ले सकते हैं, गोचर में हम इसलिए नहीं थोड़ा हिचक रहे हैं इसको लेने के लिए, क्योंकि ये जो है सिक्स हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, नंबर एक। और नंबर दो, पूरे चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो सैटर्न इज ओनली सिग्निफिकेटर ऑफ द सिक्स्थ हाउस विच बिकम्स द स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ दैट हाउस एज वेल। अकेला सिग्निफिकेटर है तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के भी आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सैटर्न को लेना। और अगर हम आगे चलें तो फिफ्थ, अभी देखो यहाँ पर जो है गुरु इस सैटर्न में ही रहने वाला है काफ़ी टाइम तक। तो जब तक ये सैटर्न में रहेगा, आई बिलीव कि ये सितंबर तक वहीं रहेगा, तो हम उसको वैसे भी अवॉइड करेंगे। और जुलाई में मैं वापस जा रहा हूँ 2022 में, यहाँ पर भी आप देखिए तो जुपिटर जो है वो जुपिटर सैटर्न के अंदर ही है। 8th और 9th जो है उस समय वैसे भी मैरिजेस नहीं होती है, मुहूर्त वगैरह उस समय नहीं होते हैं, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखेंगे, आप पाएंगे कि वो जो है गुरु शनि में ही बैठा है, तो वो मैरिज तो नहीं दे पाएगा। इसलिए ये सैटर्न का जो प्रत्यंतर था ये वर्क नहीं किया, उसने मैरिज नहीं दी। अब हम थोड़ा आगे चले तो हमारे पास में विनस का प्रत्यंतर या विनस का अंतरा आता है। विनस के अंतरा जो है वो 22 मार्च 2023 से 23 अगस्त 2023 तक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मार्च में आ जाते हैं 2023-22 में। यहाँ पर भी आप देखें तो गुरु जो है वो गुरु बुध में है। तो ये गुरु बुध, हमको शुक्र चाहिए, हम स्पेसिफिक, क्योंकि इस चार्ट में वीनस ही अब एक ऐसा बना है जो सेवंथ हाउस को इग्नाइट कर सकता है, सेवंथ कसवत पोजीशन को जो है वो इग्नाइट करेगा, उसका फल देगा। तो हमको तो वीनस चाहिए, और वीनस यहाँ पर नहीं है, तो वो ईयर हमारे लिए काम का नहीं रहा। और मैं अगर 4 अप्रैल में मैं जाऊँ, क्योंकि वीनस जो है अगस्त तक रहने वाला है, तभी भी ये गुरु और बुध में ही रहेगा। फिर वो मंगल और केतु में आ गया। मंगल और केतु भी हमारे लिए काम का नहीं है। फिर ये मंगल और केतु में रहेगा काफ़ी टाइम के लिए, वो भी हमारे लिए इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 22 को ये मंगल और नक्षत्र स्वामी शुक्र बन जाता है, गुरु गुरु शुक्र में के नक्षत्र में आ गया। तो शुक्र के नक्षत्र में आने के कारण ये हमारे लिए एक टाइम निकला, क्योंकि उसके बाद में आप देखेंगे ये शुक्र के नक्षत्र में ही रहने वाला है काफ़ी टाइम तक। तो ये हमारे लिए बेस्ट एक प्लेस हो गया, जो हम कह सकते हैं कि गोचर यहाँ पर एग्री कर रहा है गुरु का। लेकिन इस समय आप सूर्य के गोचर को भी देखिए, तो सूर्य का गोचर भी हमको एग्री करना चाहिए, लेकिन सूर्य उस समय जो है वो बुध और मंगल, फिर बुध और राहु के अंदर आ रहा है, जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद तो वैसे भी जुलाई लग जाना है और अगस्त लग जाना है, तो जुलाई अगस्त तो मंथ में शादियां वैसे भी नहीं होती है, तो हम इनको इग्नोर मार सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वीनस का प्रत्यंतर है या अंतर है, ये हमारे लिए काम नहीं करेगा। इसके बाद में अब हम आते हैं सीधा मार्च के प्रत्यंतर में, जो कि फरवरी में स्टार्ट होगा, 17 फरवरी में ख़त्म होगा, सॉरी, और दिसंबर 25 से वो स्टार्ट हो रहा है। तो दिसंबर 25 का मतलब हो गया, तो 25 दिसंबर में जो गुरु को हम देखें तो वो मंगल और केतु के अंदर है, तो वो हमारे काम का नहीं, गुरु का गोचर इस समय हेल्प नहीं कर रहा हमारे लिए।
तो हम इसको इग्नोर मारेंगे दिसंबर का जो मंथ है। अब मैं आता हूँ जनवरी में। जनवरी 2024 के अंदर अगर मैं हम आए तो ये मंगल केतु में ही ये रह रहा है, जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। उसके बाद में अगर हम देखें मंगल केतु, और देखो यहाँ पर मंगल और शुक्र में आ गए, यानी गुरु जो है वो मंगल और शुक्र में आ गया 3 फरवरी 2024 को। तो 3 फरवरी 2024 को गुरु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में आ जाता है, और वो फिर शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। देखिए उपस्वामी भी यहाँ पर देखिए आप साथ में शुक्र बन रहा है, सब लॉर्ड भी शुक्र बन रहा है। अगर माइन्यूट के अंदर भी आप जाकर चेक करेंगे तो ये भी उपस्वामी सब लॉर्ड भी यहाँ पर हमारा एग्री हो रहा है। ठीक है, फिर वो सन में आ जाएगा। सन में कब आ रहा है? वो 20 फरवरी में आ रहा है उपस्वामी के रूप में। ठीक है, लेकिन शुक्र में वो नक्षत्र में वो रह रहा है। उसके बाद में एक और चीज यहाँ पर देखिए, मार्स राहु और जुपिटर है, ये तीनों जो प्लैनेट हैं वो एक लाइन में लगे हुए हैं, एक ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो ये काफी हद तक ये आपको इंट्यूशन देंगे कि यहाँ पर मैरिज हो सकती है। आप थोड़ा इंट्यूटिव होकर यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मार्स राहु और जुपिटर तीनों एक लाइन में लगे हैं, तो हमको थोड़ा अंदेशा होना चाहिए कि यहाँ पर इसको मैरिज होनी चाहिए। फेब से जुलाई और जुलाई से नवंबर, यानी फेब, जुलाई और नवंबर, फेब से लाकर नवंबर का पूरा जो टाइम ड्यूरेशन है, वो पूरा ड्यूरेशन जो है वो एक ऑर्डर में लगा हुआ है मैरिज देने के लिए। तो यहाँ पर हमको सिर्फ गोचर को फिक्स करना है। और दूसरा यहाँ देखिए, अब इस समय जब हमने कहा कि 3 फेब के अंदर ये गुरु जो था वो शुक्र के नक्षत्र में आ गया, उस समय सूर्य जो था वो शनि की राशि में है और चंद्रमा के नक्षत्र में है। और यहाँ पर आप देखिए शनि मंगल ये हमारे काम का नहीं, शनि राहु हमारे काम का नहीं, तो ये यहाँ पर एग्री नहीं कर रहा सूर्य का गोचर। ठीक है, तो यहाँ पर वो एग्री नहीं करने के कारण हम ये डेट नहीं लेंगे। अब हम थोड़ा आगे जाए मार्च के अंदर, तो मार्च में भी ये जो है मंगल शुक्र में ही है, आप देखिए वो रहेगा थोड़े टाइम के लिए। और शनि में है गुरु 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 आ गया, गुरु शनि आ गया। और फिर यहाँ पर अप्रैल में आप जाएंगे तो यहाँ पर मंगल केतु और ये मंगल शुक्र में आया है 29 अप्रैल को। और उस समय आप यहाँ देखिए गुरु भी यहाँ पर मंगल और सूर्य में आ गया, और सूर्य तो यहाँ पर हमारा फेवरेबल नहीं है। और जब फेवरेबल नहीं है तो यहाँ पर ये हमारा गोचर काम नहीं आया, तो मार्स वाला जो गोचर है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। और राहु का प्रत्यंतर भी हमारा यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। अब हम जुपिटर की तरफ चलेंगे, जो कि जुलाई के बाद स्टार्ट, जुलाई अगस्त और अक्टूबर तो वैसे हमको छोड़ देना है, तो अक्टूबर के बाद ही हम सीधा जाते हैं। तो गुरु जो है वो शुक्र में आ गया और मंगल के नक्षत्र में है, तो गुरु यहाँ पर सपोर्ट हमको कर रहा है। नवंबर भी आप पूरा देखें तो वो शुक्र की राशि में ही है और वो पूरा सपोर्ट उसका है। अब अगर यहाँ पर सूर्य को अगर आप गोचर देखेंगे, सूर्य यहाँ पर बुध चंद्र में है, बुध मंगल में है। अब यहाँ आप देखिए सूर्य जो है वो 18 अक्टूबर 2024 से शुक्र में आ गया है, तो शुक्र और मंगल उसका नक्षत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का सपोर्ट मिल रहा है, राहु भी सपोर्ट करेगा। और वापस जब हम और ये रहने वाला है शुक्र में, और ये रहेगा आपका शुक्र गुरु 15 नवंबर 2024 तक। हमारी दशा जो है जुपिटर की वो खत्म हो रही है 5/11/2024 तक। उसी ड्यूरेशन में हमारा ये अंतर भी लग रहा है, गोचर भी लग रहा है। तो ये जो जुपिटर का गोचर है ये हमको बहुत सूटेबल लग रहा है, जो यहाँ पर ये इवेंट दे सकता है। तो हम स्क्रूटनाइजिंग करके हम जिस जगह पर लेवल पर आए हैं गोचर के साथ में, हम ये कह सकते हैं बड़ी स्ट्रांगली कि आपकी जो मैरिज है वो 2024 में नवंबर में होगी। गोचर भी वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो ये तरीका है
कि किस तरह से हम गोचर को देख सकते हैं, किस तरह से हम इवेंट को पिन पॉइंट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉशन भी मैं आपको देना चाहूँगा कि गोचर को सेट करना एक बहुत टाइम टेकिंग जॉब है। आपने जैसे देखा, और उतनी मेहनत कई बार कई ज्योतिषी करते भी नहीं हैं। और करे भी क्यों? क्योंकि हर बार गोचर सपोर्ट करेगा ये ज़रूरी भी नहीं है, और रिज़ल्ट हमारे पास में उससे आएँगे। अ, इस पर कई रिसर्च चल भी रही हैं, और कोई ऐसा एक मत नहीं है लोग ज्योतिषी आपस में इसको लेके। तो लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस के तौर पे इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं, जो भी आपकी इम्प्रोवाइज़ेशन आप इसमें करना चाहते हैं। कई ज्योतिषी गोचर को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, उसको यूज़ भी करते हैं और उस पे वर्क भी करते हैं, और उनके लिए वो काम भी करता है। और केपी में क्योंकि यही बोला गया है कि इवेंट जो भी होगा वो दशाभुक्ति अंतरा के कोजन पीरियड में होगा, साथ में गोचर भी सपोर्ट करे, तब वो इवेंट होना है। तो इसी को मद्देनज़र हम ये देखें कि हम जब किसी भी चार्ट को एनालाइज़ करें, तो एनालाइज़ करते समय हम थोड़ा-सा गोचर पे भी ध्यान दें। गोचर को भी देखें कि वहाँ पर गोचर का सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालाँकि प्रेडिक्शन रॉन्ग होने में, सही होने में बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी पूरी करें। तो इसी के साथ ये जो वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, और मैरिज के ऊपर जो भी वीडियोस मुझे बनाने थे वो मैं बना चुका हूँ, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इन वीडियो से काफ़ी लर्न करने को मिला होगा, और आज के इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि एक ओवरऑल चार्ट को हम कैसे एनालाइज करें विद विद रिस्पेक्ट टू एनी इवेंट। सारे इवेंट में भी ऐसे ही चार्ट एनालाइज होता है, वो किसी भी इवेंट को आप ले लीजिए, ठीक है, वहाँ पर हाउस ग्रुपिंग बदल जाती है, लेकिन तरीका हमारा सेम ही रहता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लूँगा, मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो उसको लाइक भी कीजिए, एंड डू पोस्ट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। और या आप कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछना चाहते हो, या आपका कोई फीडबैक है, आप कुछ शेयर करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में भी उसको पोस्ट कीजिए।